भाई सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस को यार दिल से मुबारकबाद, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है और चेपॉक में चेन्नई को हराने का सौभाग्य इस टीम को हासिल हुआ नहीं था। हमने कल के वीडियो में बात की थी कि पिछली बार कब हुआ था ये, जब आरसीबी ने सीएसके को चेन्नई में यानी कि उनके गढ़ में हराया था, यानी चेपॉक में हराया था। तो मैं सवाल पूछ लेता हूं सबसे पहले, कितने दिनों के बाद आरसीबी ने सीएसके को चेपॉक में हराया? मुझे दिन चाहिए एग्जैक्टली कितने हजार दिन एग्जैक्टली बीत चुके हैं सिंस द लास्ट टाइम आरसीबी बीट सीएसके, बिकॉज ये उतना स्पेशल मोमेंट है। इसमें ऑब्वियसली फोकस जो था वो एमएस धोनी और विराट कोहली पे तो था ही, लेकिन दो यंग कैप्टन्स पे भी था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले ही साल कमान संभाली है चेन्नई सुपर किंग्स की, और इस बार पहली बार रजत पाटीदार को कप्तानी मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। लेकिन एक बात तो तय है, बहुत बड़े बड़े कप्तान चेन्नई आए हैं आरसीबी को लेके, लेकिन चेन्नई को वहां पे हरा नहीं पाए। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रजत पाटीदार, जिन्होंने न केवल आरसीबी को जिताने में मदद की, उसमें एक अर्धशतक भी लगाया, कुछ जीवन दान भी मिले, बट समटाइम्स यू मेक योर ओन लक, जैसे अक्सर अंग्रेजी में कहा जाता है। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रजत। जिस तरीके से आरसीबी के सीजन की शुरुआत हुई है, आई मीन डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर को उनके घर पे हराना, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, और उसके बाद चेन्नई को एक ऐसी फोर्ट्रेस में हराना जहां पे उनका होम रिकॉर्ड किसी भी और टीम से बहुत बहुत बेहतर है। सो ह्यूज प्लॉडिट्स टू देम। इसमें वर्ड ऑफ मेंशन टू जॉश हेजलवुड, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और बताया कि क्यों आरसीबी इस बार चैलेंजर्स नहीं है, इस बार प्रॉपर कंटेंडर्स है। और आई नो कुछ लोग कहेंगे इस वीडियो को देखते हुए कि सर ये तो हर साल की कहानी है, मतलब या तो शुरू में वो 8 में से 1 मैच जीतते हैं, या शुरू में विनिंग मोमेंटम मिल जाता है और एंड में जाके पेट्रोल खत्म हो जाता है, बट पता नहीं क्यों। और मुझे बताइएगा व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। इस बार फीलिंग थोड़ी सी अलग है। केकेआर को उनके घर पे हराना, चेन्नई को उनके घर पे हराना, 2008 के बाद पहली बार ऐसा कर पाना, there's something magical about this, and it's not just around Virat Kohli, and that's the beauty of this story. तो पाटीदार का कंट्रीब्यूशन, फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से 200 के स्ट्राइक रेट से स्टार्ट दी, और जिस तरीके से विराट कोहली जो थोड़ी सी जिनके पैरों पे बेड़ियां बंध गई थी चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा, उसके बावजूद वो प्रेशर उन पे नहीं आने दिया, जिस तरीके से बैटिंग आगे बढ़ती गई, चाहे रजत पाटीदार हो या देवदत्त पाडिक्कल, सबने इंटेंट दिखाया। मैं कमेंट्री में मौजूद था और हम लोग नोटिस कर रहे थे कि जब जब विकेट गिरता था उसके इमीडिएटली बाद अगला ओवर जो था वो 10, 12, 15 रन का होता था। यानी कि इंटेंट में चेंज आया है, माइंडसेट में चेंज आया है, और क्योंकि अब वो इंपैक्ट प्लेयर का थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आरसीबी हैव रियलाइज कि यार अब इस टेम्पलेट से खेलना पड़ेगा अगर बड़ी बड़ी टीमों को उनके बड़े बड़े गढ़ों में हराना है। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जस्ट अ शाउट आउट टू टिम डेविड एज वेल, जिनके वो बैक टू बैक 3 छक्के अगर नहीं आते तो यही चेज 170 के आसपास का रहता, और वो चेन्नई के दायरे में था। जैसे ही वो चेज बन गया 197 का, I think it was a bridge too far for even Chennai Super Kings. उनके लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। ऑल्दो पथिराना इस मैच में वापस आए थे, मतलब पहला मैच खेल रहे थे इस सीजन का नेथन एलिस की जगह, बट स्पिन में वो धार नजर नहीं आई एक्सेप्ट फॉर नूर अहमद, और पेस बॉलिंग में अगर खलील और पथिराना नहीं चलते तो थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ब्रिटल नजर आ रहा है, जहां पे शिवम दुबे पे शायद थोड़ा सा ज्यादा दबाव है, और वो भी एक इंपैक्ट प्लेयर की तरह आए थे कल के मुकाबले में। सो वर्क टू डू फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, इवन दो दे बीट मुंबई इन द फर्स्ट मैच, बट आरसीबी ने 50 रन के फासले से उन्हें हराया। तो बैक टू द सेम क्वेश्चन, कितने दिनों बाद आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई में हराया? राइट, लेट्स मूव ऑन। कंग्रेचुलेशंस टू आरसीबी, हार्ड लक चेन्नई सुपर किंग्स फैंस। आरसीबी का अगला मुकाबला एक्चुअली उनके घर पे है, तो देखना जरूर, क्योंकि पहली बार रजत पाटीदार द कैप्टन केकेआर और चेन्नई को हरा के आने वाले हैं। क्या कमाल का स्वागत होगा चिन्नस्वामी में यार। चेपॉक इज लाउड, अहमदाबाद इज लाउड, Eden Gardens is loud, but Chinnaswamy is proper loud. It's just a spectacle to behold. अगर कभी मौका लगे तो चिन्नस्वामी में मैच जरूर देखना। आरसीबी किसी से भी खेल रही हो, you are not going to regret it. Right? मैंने अहमदाबाद की बात की थी थोड़ी देर पहले, और वही फोकस ऑफ अटेंशन है हमारा इस वीडियो में, क्योंकि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस, यानी कि 5 बार के चैंपियंस और 2022 के चैंपियंस का मुकाबला होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी कहानी ये है, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को उनके पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया। दूसरे सीजन में मामला 10 रन 2 गेंदों तक आ गया था। मोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, जाडेजा ने छक्का लगाया, चौका लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स 2023 में उनसे टाइटल छीनने में ही अहमदाबाद में सफल रही थी, वरना बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली वो सिर्फ तीसरी टीम बन सकती थी, चेन्नई और मुंबई के अलावा। तो ऐसा नहीं हुआ, बट उसके बाद
हार्दिक पांड्या ट्रेड होके चले जाते हैं मुंबई इंडियंस, और न केवल जाते हैं अपनी पुरानी टीम, बट उसके कप्तान भी बन जाते हैं। और मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पे उनका पहला मुकाबला आईपीएल 2024 का होता है गुजरात टाइटंस यानी कि उनके फॉर्मर टीम के घर अहमदाबाद में। नाउ ये वही हार्दिक पांड्या हैं जो कि उस सीजन से लेके अब तक 2 आईसीसी टाइटल्स भारत को जिताने में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन वो शाम मुझे अच्छी तरीके से याद है जब पहली बार बतौर एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या गुजरात के घर यानी अपने पुराने घर गए थे। पूरी क्राउड ने मिल के बू किया था, और जब अहमदाबाद में 88-89 हज़ार शायद उस दिन लोग थे जब रहते हैं और इकट्ठा आवाज़ करते हैं तो उसका शोर तो सुनाई देता है, उसकी गूंज जो है वो दिल तक चुभती है। एंड आई एम श्योर हार्दिक फेल्ट इट, ही फेल्ट द लैक ऑफ लव, ही फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिसरिस्पेक्ट दैट डे। बहुत ही कमाल का मौका था उनके पास, वो मुकाबला मुझे अच्छी तरीके से याद है। गुजरात टाइटंस ने 168 बनाए थे, साई सुदर्शन ने एक अच्छी पारी खेली थी, शुभमन गिल ने भी थोड़ी सी अच्छी स्टार्ट दी थी उन्हें, और खूब चीयर किया था गुजरात वालों ने। फिर जब 19वां ओवर आया था चेस का मुंबई इंडियंस, वो 150 फॉर 7, 19 रन्स टू विन ऑफ 6 बॉल्स, हार्दिक पांड्या ऑन स्ट्राइक। मतलब दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा की वो मीम देखी होगी आपने, दिस वाज सिनेमा। उमेश यादव बोल कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहली गेंद पे छक्का लगाते हैं, 19-6 में बन जाता है 13 5 गेंदों में। हार्दिक पांड्या अगली गेंद पे कमाल का चौका लगाते हैं, 19-6 गेंदों में 13 5 गेंदों में बन जाता है 9-4 गेंदों में। एंड देन सडनली द क्राउड बिगिंस टू फील कि यार कहीं ये वो वाला लम्हा दोबारा तो नहीं आने वाला है जहां पे पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलिया ने हमें चुप करा दिया था 19 नवंबर 2023 को। बट उमेश यादव होल्ड्स हिज ब्रेथ एंड हार्दिक पांड्या होल्ड्स आउट इन द डीप एंड ही गेट्स आउट। अगली बॉल पे पीयूष चावला आउट होते हैं, गुजरात ये मुकाबला जीत जाती है। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान को एक बार फिर से वही देखना पड़ता है जो मुंबई ने पिछले 12 साल से देखा होता है, यानी अपना ओपनिंग फिक्सचर वो नहीं जीत पाते हैं। नाउ कट टू दिस ब्रांड न्यू फिक्सचर आईपीएल 2025 में। अब अपना ओपनिंग फिक्सचर ऑलरेडी हार चुके हैं तो अब उसको तो दोहरा नहीं सकते, लेकिन अब वो पहुंच गए फिर से गुजरात। और गुजरात में कहानी ये है कि मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को कभी अहमदाबाद में हराया नहीं है। 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच हारे हैं। बट आई हैव अ फीलिंग, एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में बताना मुझे, कि इस बार हार्दिक को रिसेप्शन अलग मिलने वाला है। मतलब है तो बंदा गुजराती, राइट, गुजराती लड़का है, वापस भले ही गुजरात आ रहा हो दूसरी टीम का कप्तान बन के, लेकिन इस बार जो पिछले सीजन हुआ जिस तरीके का रिसेप्शन उन्हें मिला, इस बार टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो बड़ी कहानी यही, हार्दिक की वापसी, और मुंबई इंडियंस ढूंढ रहे हैं न केवल अपने पहले 2 पॉइंट बल्कि अपने पहले 2 पॉइंट उनके आईपीएल इतिहास में गुजरात में। मुंबई इंडियंस के बारे में हमने काफ़ी बात पिछले कुछ वीडियोस में की है कि उनकी इंडियन कोर बहुत स्ट्रांग है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा तिलक वर्मा से, जिनका जो फॉर्म है वो अच्छा रहा है। पिछले मैच में भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, नूर अहमद ने उनको फंसा दिया, लेकिन ये वही बंदा है जिसने बैक टू बैक सेंचुरी साउथ अफ्रीका में लगाई थी। उसके बाद वापस आए थे, डोमेस्टिक में भी 100 लगाया था, पहले बैटर बने थे मतलब T20 क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने बैक टू बैक 300s लगाए थे। तो इज अ स्पेशल प्लेयर, राइट। सीएसके के अगेंस्ट भी अच्छी स्टार्ट उनको मिली, लेकिन हकीकत यह है कि आईपीएल 2024 से लेके जितने भी T20s खेले, सैंपल साइज 20 इनिंग का है, उसमें 888 रन 888 रन उन्होंने बनाए हैं, 3 शतक हैं, 3 अर्धशतक हैं, और औसत जो है वो 60 से ऊपर का है। सो दैट टेल्स यू हाउ क्रूशियल तिलक वर्मा इज टू दैट मिडिल ऑर्डर, जहां पे कुछ हद तक ये बैटल तय हो सकती है। और मैं आऊँगा जैसे जैसे प्रोबेबल 12 आपको बताऊंगा, और फैंटेसी वालों के लिए हमेशा की तरह मदद करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि तिलक वर्मा को अपनी फैंटेसी टीम में रखना, मे बी यू कैन इवन कंसिडर हिम एज अ वाइस कैप्टन। ऑल्दो आई विश कि यार तिलक थोड़ी सी गेंदबाजी भी करें। नेट्स में मैंने उन्हें बहुत देखा है, जब इंडिया के प्रैक्टिस सेशंस कवर करने जाता हूँ, वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं, बट पता नहीं क्यों मुंबई के लिए, चलो देखा जाएगा, मे बी वक्त कहते हैं ना, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। उसके अलावा स्काई के फॉर्म पे थोड़ा सा सवालिया निशान है। मतलब हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी मुंबई के कि जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज थी, कप्तान स्काई के लिए वो अच्छी नहीं रही थी। पिछले मैच में तो वो एक्चुअली मुंबई की कप्तानी भी कर रहे थे, और उसमें भी जिस तरीके से MS धोनी ने 0.12 सेकंड्स में स्टंप किया, वो तो बड़ी खबर थी, लेकिन जिस तरीके से बीट हुए वो नूर की गेंद पे, वो शायद ज़्यादा बड़ा तकलीफ का सबब था। तो सूर्या नीड्स टू गेट बैक टू फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। ही इज फॉर मी वन ऑफ द ग्रेट T20 बैटर्स ऑफ दिस जनरेशन। अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो मुंबई इंडियंस को एक अलग ही डायमेंशन मिल जाता है। हकीकत ये भी है कि जो मिडिल ओवर्स का फेज है, जिसके बारे में मैं अभी ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुका हूँ, 2022 से आईपीएल में सूर्य कुमार यादव से ज़्यादा रन मुंबई के लिए और किसी ने नहीं बनाए। 910 रन फॉर सूर्या इन द लास्ट 3 years, 2.5 years ऑफ प्लेइंग इन द आईपीएल इन दैट मिडिल ओवर्स, जो 7 से 16 ओवर का फेज रहता है। और उनके बाद ईशान किशन, जो अब
सनराइजर्स जा चुके हैं, सेंचुरी लगा चुके हैं, और उनके बाद तिलक वर्मा. दैट्स व्हाई दैट सूर्या तिलक कॉम्बो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. अ बिग शाउट आउट टू विल जैक्स, जिन्हें आरसीबी से लेके मुंबई अपने खेमे में लाए हैं. विल जैक्स एक बड़े यूटिलिटी प्लेयर साबित हो सकते हैं. मतलब मुझे विल जैक्स का वो सबसे बेहतरीन आईपीएल का मोमेंट आई एम श्योर आपको याद होगा, अहमदाबाद में ही उनकी एक लौती सेंचुरी आई थी. आरसीबी ने जो लगातार 6 मैच जीते थे बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में, उसमें ये शतक जो था एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट 100 था, जिससे उन्होंने न केवल अपनी काबिलियत का परिचय दिया था, उसके अलावा आरसीबी को बताया था कि क्या ये बंदा कर सकता है इस स्टेज पे. मतलब लॉट ऑफ पीपल हैड डाउट्स ओवर वेदर ही कैन परफॉर्म एट दिस स्टेज. दैट 100 पुट एवरीथिंग टू बेड. उसमें खासतौर से राशिद खान को जिस तरीके से टेक डाउन किया था, आई थिंक 25-26 रन मारे थे उनके ओवर में, वो देखने लायक था. आज फिर से वो अहमदाबाद वापस आएंगे और अब वो मुंबई के साथ होंगे. उसके अलावा विल जैक्स की एक एबिलिटी जो मुझे लगता है थोड़ी सी अंडररेटेड है, वो उनकी बॉलिंग है. मतलब T20s में मैं उनके आंकड़े देख रहा था 2024 में, फर्स्ट 6 ओवर्स में भी एक आध 2 ओवर डाल सकते हैं. इकोनॉमी भी करीब 6-2 का रहता है उनका. मिडिल ओवर्स यानी 7 से 15-16 ओवर के बीच में भी अधिकतर ओवर वो वहाँ डालते हैं, वहाँ विकेट भी लेते हैं. इकोनॉमी वहाँ भी 8 से कम का है, 7.7 टू बी प्रिसाइज. सो वेरी हैंडी ऑप्शन टू हैव, खासतौर से एक ऐसे स्पिन अटैक में जिसने चेन्नई और लखनऊ के बाद सबसे कम विकेट लिए थे पिछले सीजन, जब पीयूष चावला ने उस स्पिन के आक्रमण की कमान संभाली हुई थी. सो विल जैक्स एंड मिचेल सैंटनर कैन प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा वैरायटी, दैट एक्स्ट्रा ऑप्शन. एंड स्पीकिंग ऑफ मिचेल सैंटनर, मतलब उनकी सर्विसेज चेन्नई सुपर किंग्स से लेके आना मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस साबित होगा, और बहुत हैंडी बैटर हैं. एंड ऑब्वियसली नाउ T20 और वाइट बॉल कैप्टन भी हैं न्यूजीलैंड के. तो it's a very very valuable commodity to have along with Will Jacks. ये दोनों मुझे खेलते हुए दिखेंगे. रोहित शर्मा पे ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल्दो रोहित शर्मा ने वो आईसीसी टाइटल जिताया है, बट आईपीएल के फॉर्म पे उनका अभी भी थोड़ा सा सवालिया निशान लगा हुआ है. आई फेल्ट एज इफ विथ रायन रिकल्टन ही विल फील अ लॉट बेटर, बिकॉज रायन रिकल्टन वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, तो रोहित पे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा कि यार वो जो इंडिया के लिए करते हैं कि मतलब इंटेंट दिखाना ही है, हर बॉल पे मतलब मारने की कोशिश करनी है बेरहमी के साथ, वो करने की शायद अब जरूरत ना पड़े रोहित को. बट लेफ्ट आर्म पेस का खतरा एक रहेगा. ऑल्दो गुजरात के पास सिर्फ अरशद खान के रूप में एक लेफ्ट आर्म के पेस का ऑप्शन है, बट खलील ने फंसाया था उन्हें पिछले मैच में चेन्नई में, तो लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा. अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस इन आईपीएल सिंस 2023 रोहित इज एक्चुअली बिन आउट 8 टाइम्स, औसत 20 के आसपास का है. स्ट्राइक रेट ठीक है, बट दैट्स मेनली बिकॉज रोहित ट्राइज टू टेक देम ऑन. मसल मेमोरी किक इन हो जाती है रोहित शर्मा की, और वहीं पे वो थोड़ा सा शिकार बन जाते हैं. तो ही हैज टू बी केयरफुल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस. गुजरात टाइटंस की तरफ चलते हैं. गिल और बटलर का रिकॉर्ड शानदार है मुंबई इंडियंस के खिलाफ. मतलब क्वालिफायर 2 मुझे याद आता है 2 साल पहले जिस सीजन में को चेन्नई ने जीता था, उसमें मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 2 में भिड़े थे. शुभमन गिल ने एक सबलाइम 100 मारा था, 129 ऑफ 60 बॉल्स, और वहीं से थोड़ा सा एक पता चल गया था कि यार ये बंदा लीडरशिप के लिए भी तैयार हो गया. मतलब बिग मैच प्लेयर, बिग प्रेशर, बिग ओकेजन, क्वालिफायर 2 फाइनल में जगह बनाने का मौका, और मुंबई इंडियंस सामने खड़ी हुई. उसके बावजूद शुभमन का वो नॉक आया था. ही लाइक्स मुंबई. जॉस बटलर ऑल्सो लव्स मुंबई. उनका एक कमाल का मोमेंट आया था जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 68 गेंदों में एक शतक जड़ा था आईपीएल 2022 में, और राजस्थान रॉयल्स की मदद की थी मैच जीतने में. सो दीज 2 प्लेयर्स एब्सोल्युटली लव मुंबई इंडियंस. शुभमन का औसत तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट 3 अर्धशतक और 1 100 है एमआई के खिलाफ. जॉस बटलर के 4 100 और 4 50s और 1 100 है एमआई के खिलाफ. एवरेज उनका 60 का है लगभग एमआई के खिलाफ, और वानखेड़े उन्हें और भी ज़्यादा पसंद है. और जब गुजरात वहाँ आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे इफ़ दैट हैपन्स. एक मैदान पे 1000 रन, मतलब हम ग्रेड्स की बात करते हैं तो अब उस फहरिस्त में शुभमन गिल का नाम आ जाएगा. मैं तो एक थोड़ी सी भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ कि जब तक ये बंदा रिटायर होगा, अगर गुजरात के साथ ही रहता है, ऑल्दो कैप्टन्स आजकल चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी, अगर गुजरात के साथ रहता है इस बंदे का स्टैंड होगा 110%. मतलब मोहाली में तो होगा ही, बट अहमदाबाद में एक स्टैंड होगा, बिकॉज इसको ये मैदान इतना पसंद है. आप मुझे बताना आपको ये भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है कि नहीं. मतलब 10 साल लग सकते हैं, डोंट वरी, बट होगा. 15 साल भी हो सकते हैं, बट होगा. तो अहमदाबाद उन्हें पसंद है. फास्टेस्ट टू 1000 आईपीएल रन्स एट अ वेन्यू की बात की जाए तो गेल ने बेंगलुरु में ये कारनामा किया था 19 पारियों में. शुभमन गिल करंटली 19 पारियों पे हैं, तो he could become the second fastest after Chris Gayle to complete 1000 runs at one IPL venue. गुजरात टाइटंस की सिर्फ एक समस्या है मेरे हिसाब से. एक्चुअली it's a weird problem because साई सुदर्शन स्लो स्टार्ट करते हैं. पहली 15 गेंदों में 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट होता है, बट फिर वो बड़ी पारियां खेलने की भी क्षमता रखते हैं, जैसे उन्होंने सीएसके के खिलाफ उस फाइनल में दिखाया था जो 3 दिन चला था. मैंने अपनी मालदीव्स की फ्लाइट मिस कर दी थी, बट एनीवे, तो साई सुदर्शन ने वो शतक लगाया था, वो अच्छी पारी खेली थी, और उसके वजह से मुझे लगता है कि ये बंदा अगर 30-40 गेंदें खेल गया तो इसका स्ट्राइक रेट 200 पे भी जा सकता है, 180 तो टच कर ही सकता है. सो इट्स अ वियर्ड वन बिकॉज शुभमन गिल ने कई बार कहा है कि
और पिछले मैच में एक्चुअली अपनी कथनी को करनी में तब्दील भी किया था जब उन्होंने वो फास्ट स्टार्ट दी थी। शुभमन अक्सर टाइम लगाते हैं, ऐसा उन्होंने किया नहीं, बिकॉज उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा इंटेंट के साथ मैं पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। बट शायद साई सुदर्शन ने अभी तक वो बात पूरी तरीके से समझी नहीं है। प्लेयर कमाल के, मुझे तो लगता है टेस्ट क्रिकेटर भी बन सकते हैं वो इंडिया के लिए, बिकॉज टेक्निक इज ब्यूटिफुल। बट आई जस्ट फील लाइक आई विश ही कुड स्टार्ट स्ट्रांगली, बिकॉज वरना बहुत प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर में। अगर आपको जैसे पंजाब ने किया 243 रन बना दिए, हारे गुजरात सिर्फ 11 रन से, लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत पसीना बहाना पड़ा। तो अ लिटिल मोर इंटेंट, क्योंकि रन रेट के हिसाब से आप देखें 2024 से आईपीएल में पहले 6 ओवर जो कि हम पावर प्ले कहते हैं, गुजरात टाइटंस का जो रन रेट है वो 8 से कम का है, 7.9। सीएसके का भी बहुत खास नहीं है, खासतौर से जो पिछले मैच में, कल के मैच में हुआ, 30 ही रन बनाए थे उन्होंने अपने पावर प्ले में, लोएस्ट पावर प्ले स्कोर ऑफ दिस सीजन। बट गुजरात भी उसी टेरिटरी में घूमते फिरते रहते हैं, तो थोड़ा सा बॉल्स पर बाउंड्री भी उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। हर 6 गेंदों में बाउंड्री लगाना पावर प्ले में, यार कम ऑन, यू गॉट टू बी डूइंग बेटर देन दैट, स्पेशली ऑन दैट सरफेस व्हिच लुक्स लाइक अ रोड, अहमदाबाद, जहां पे 200 रन बन जाते हैं। राशिद खान एक प्रॉब्लम है गुजरात के लिए। आई मीन ऑब्वियसली जिसने T20 के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो उन पे आप ज़्यादा डाउट नहीं करते हैं, बट अहमदाबाद में एक समस्या है उनके लिए। इकॉनमी ऑलमोस्ट 9.4 का है पिछले आईपीएल से लेके अब तक। मैं एक्चुअली उनके नंबर्स देख रहा था 2021 से 2023, बल्कि जो पहले 6-7 सीजन राशिद खान ने खेले उस सब में इकॉनमी जो था या तो 6.5 या 7.5 के बीच का था, 7.2 ऑन एन एवरेज। पिछले मतलब 2021 से 2023 के बीच में तो डेफिनेट है। 2024 से 13 पारियों में 11 विकेट हैं, इकॉनमी 8.7 का। यूजुअली टीमें देखती थी पहले के राशिद खान बता रहा हूँ, जो सनराइजर्स के लिए इतना नाम कमा चुके थे, उन्हें प्ले आउट कर देती थी, उनके 4 ओवर में इनको विकेट देना ही नहीं है, हम 26 रन लेंगे इनसे, बट दैट्स ओके। बट अब गेम बदल चुका है, टीम उनको टेक ऑन कर रही है और वो विकेट भी नहीं ले पा रहे उस तरीके से, उस इंटेंसिटी, उस कंसिस्टेंसी के साथ। तो एक प्रॉब्लम तो है। राशिद खान इसका तोड़ निकाल लेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बट करंटली इट्स अ प्रॉब्लम फॉर गुजरात, बिकॉज अगर साई किशोर 4 ओवर में 30 रन देते हैं एक ऐसी टीम के खिलाफ जो 243 रन बनाती है, एंड ही टर्न्स आउट टू बी अ बेटर स्पिनर, राशिद हैज टू स्टेप अप। देयर इज नेवर एनी डाउट कि उन्हें 11 में रखा जाएगा, राशिद विल प्ले, बट ही इज गॉट टू परफॉर्म मच बेटर देन दैट, एंड साई किशोर की थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। आइडियली हम इस स्क्रिप्ट को उल्टा देखते कि साई किशोर की मदद करनी पड़ती राशिद खान को, बट कुछ उल्टा चल रहा है यहाँ पे। सो दैट्स एज फार एज दीज टू टीम्स आर कंसर्न। थोड़ा सा 12 बना लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसमें, अगर आप अपने फैंटेसी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एज फार एज मुंबई इंडियंस आर कंसर्न, फॉर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन खेलेंगे, विल जैक्स खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, तिलक वर्मा आएंगे, नमन धीर होंगे, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, मेरे हिसाब से रॉबिन मिन्स बाहर चले जाएंगे, मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और विग्नेश पुथूर। यार हमने काफ़ी बड़ा चंक किया था उन पे पिछले वीडियो में मुंबई इंडियंस के। विग्नेश पुथूर मतलब पहला T20 मैच खेलते हैं वो भी चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई में, और 3 विकेट ले लेते हैं। और ब्यूटीफुल स्टोरी दैट टर्न्ड आउट टू बी यार, तो वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, मुंबई का पिछला वाला। विग्नेश पुथूर इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं बिल्कुल। गुजरात की टीम की तरफ चलें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल ओपन करेंगे। शुभमन गिल इज ऑब्वियसली द कैप्टन, एंड आपकी फैंटेसी टीम के कैप्टन भी हो सकते हैं जॉस बटलर के अलावा, क्योंकि बटलर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो मे बी यू कैन कंसिडर हिम एज अ कैप्टन, मेक शुभमन वाइस कैप्टन। मैं थोड़ा सा गुजरात की तरफ लीन कर रहा हूँ वैसे, जब तब तक जसप्रीत बुमराह नहीं आते तब तक हो सकता है कि दूसरी टीमें थोड़े बहुत पॉइंट्स कलेक्ट कर सकती हैं। शर्फिन रथरफर्ड होंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में उनके पास ऑप्शंस बहुत, एक्चुअली ईशांत शर्मा भी है यार इनके पास। बट कगिसो रबाडा अच्छी कहानी, बिकॉज कगिसो रबाडा इनके लिए MI न्यूयॉर्क के लिए भी खेलते हैं, इनके लिए MI केप टाउन के साथ अभी टाइटल जीता। राशिद खान तो एक्चुअली इनके लिए ILT20 की टीम में भी खेले, SA20 की टीम MI केप टाउन के तो कप्तान रहे, और उसके अलावा MLC में भी खेले हैं। तो 2 ऐसे प्लेयर हैं आउट एंड आउट जो कि इनके मुंबई इंडियंस के दूसरे फ्रेंचाइजेस में खेलते हैं, लेकिन आज वो मुंबई के खिलाफ दिखने वाले हैं। तो लिटिल प्लॉट ट्विस्ट इन दिस एंटायर बिग स्टोरी, बट दैट्स एज फार एज गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस आर कंसर्न। हमेशा की तरह प्रेडिक्शन दीजिए, टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन, और मैच कौन जीत रहा है यार। क्या फाइनली मुंबई अपना खाता खोलने वाली है गुजरात के घर में, या फिर गुजरात फाइनली अपना खाता खोलने वाले इस सीजन शुभमन गिल की कप्तानी में? बताइएगा जरूर। और वो हार्दिक और शुभमन के बीच में क्या होने वाला है, और रिसेप्शन कैसा मिलने वाला है हार्दिक को इस बार अहमदाबाद में 2 ICC टाइटल जीतने के बाद।